So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand about the financial instrument. हम जो है इधर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी की डेफिनेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड पीएम में एग्जांपल्स है हम वो देखेंगे, देन एसएमपीएम और आरटीपी एमटीपी के हम क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट, एंड देन जो उसकी जर्नल एंट्री है, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे जो भी 32, 107, 109 में है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे वो एक एंटिटी के लिए तो फाइनेंशियल एसेट, दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी कुछ भी क्रिएट हो सकती है। अब पॉइंट ये है कि एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होना, दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट होना, तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है, राइट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की टाइप देखें तो प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में तो रिसीवेबल, पेबल, ये सब भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है। तो देखो ना, एक तरीके से जब आपने जो है क्रेडिटर और डेटर, तो देखा जाए तो भाई एक के लिए एसेट क्रिएट हो गई कि उसको कैश लेना है, दूसरे के लिए लायबिलिटी है कि उसको पैसे देने हैं, ठीक है, बट फिर भी हम उसको जो है और डीप में देखेंगे। तो टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्ट्रूमेंट में एक तो प्राइमरीली हमने ये देखा, फिर एक होता है डेरिवेटिव, फ्यूचर और ऑप्शन। जैसे कि ऑप्शन भी होता है, तो ऑप्शन में भी जैसे कि किसी ने ऑप्शन एक्सरसाइज करा है, सामने वाले को प्रीमियम दिया है, उसने ऑप्शन एक्सरसाइज करा है, तो ऐसे केस में वो तभी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा जब उसके लिए फेवरेबल है। तो उसके लिए फेवरेबल है, उसके लिए एसेट है, सामने वाले के लिए अनफेवरेबल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, बट ठीक है, हमको टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से इतना कोई लेना देना नहीं है। हमको तो यही समझना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट है और दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी है। अब हम फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी को समझते हैं। अब फाइनेंशियल एसेट में देखो, सबसे पहले कैश और बैंक डिपॉजिट, ये आपकी फाइनेंशियल एसेट है, सी, कैश और बैंक डिपॉजिट। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, किसी अनदर एंटिटी के आपने इक्विटी शेयर खरीदे हैं, आपने इशू नहीं करे, आपने खरीदे हैं, तो कैश बैंक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर आपने खरीदे, तो कैश बैंक और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदना, इन्वेस्टमेंट। अब एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, अभी थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, आपके पास राइट है रिसीव करना या एक्सचेंज करना, ठीक है। क्या रिसीव करना? कैश, अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट ऑफ एंटिटी, कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट ऑफ एंटिटी। अब फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट में तो हमने कैश और बैंक या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पढ़े, तो एक तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास राइट है टू रिसीव कैश, क्योंकि कैश ऊपर दे के रखा है, या अनदर फाइनेंशियल एसेट। अब ये अनदर फाइनेंशियल एसेट ऑफ एंटिटी, तो फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है भाई? ये इक्विटी की बात कर रहा है कि अगर आपको राइट है टू रिसीव इक्विटी ऑफ एनी अदर एंटिटी, राइट। एक तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट करना, और एक हो रहा है कि अगर आपके पास राइट है रिसीव करना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे केस में ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। राइट टू रिसीव कैश मतलब कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, जैसे डेटर है, पैसे आने, लोन आपको आपने किसी को दिया है, पैसे आने, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करा है तो पैसे आने, राइट। लीज़ की बात करें तो लेसर के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट ही है, उसको पैसे आने, लीज रेंटल आना है, राइट। तो लोन देना और बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड इशू करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस केस में तो हमारे पैसे जाते भी है। तो एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इनफैक्ट अनदर फाइनेंशियल एसेट भी नहीं बोलूँ, मैं बोलूँ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी अदर एंटिटी, राइट। पर राइट टू रिसीव गुड्स नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, एक डेटर है, डेटर ने क्या, आपको जो डेटर से पैसे लेने थे क्योंकि आपने डेटर को जो है बेचा था, राइट, तो आपको पैसे चाहिए, ठीक है, तो आपको पैसे, अब डेटर ने ना वो पैसे की जगह आपको कुछ दूसरे गुड्स दे दिए, तो भैया इधर राइट टू रिसीव कैश था, कैश थोड़ी ना आया ना, वो गुड्स आया, तो ऐसे केस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव और एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज। अब ये जो एक्सचेंज है ना, यूजुअली ऑप्शन के केस में आता है कि जहाँ पे आप एक्सचेंज कर रहे हो फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर फेवरेबल टर्म्स, तो राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी अंडर फेवरेबल टर्म्स, जहाँ पे जैसे कि ऑप्शंस रहते हैं जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हैं ना फेवरेबल टर्म्स में। अनफेवरेबल टर्म्स में करोगे एक्सचेंज तो ऐसे केस में वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा, पर फेवरेबल टर्म्स में तो आपका फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हैं फेवरेबल टर्म्स में, तो हमने क्या पढ़ा? कैश बैंक, हमने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर पढ़ा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या अनदर फाइनेंशियल
असेट जैसे कि इक्विटी ऑफ अदर एंटिटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट या लाइबिलिटी अंडर फेवरेबल टर्म्स। पॉइंट ये है, अब समझो, एक लेसर है, एक लेसर को लीज रेंटल मिलने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, ये उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है। अब देखो कभी एक पॉइंट आता है जैसे कि आपने लीज पे कोई सा एसेट लिया, ठीक है, तो उधर जो है आपको राइट टू, तो उधर जो है आपने लीज पे कोई सी एसेट मिली है, तो ऐसे केस में आपको राइट टू यूज़ दे के रखा है, राइट। लीज पे एसेट लिए, राइट टू यूज़ मिलता है ना आपको, तो राइट टू यूज़ आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है, आपको राइट मिल रहा है, यूज़ करने का राइट मिल रहा है, पर सामने वाला लेसर है उसको तो राइट टू रिसीव कैश है, तो उसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट है। इधर अपन ने इतना सब कुछ देखा, कहीं भी आपने ये देखा कि गुड्स को बोल दिया हो फाइनेंशियल एसेट, बिल्डिंग को बोल दिया हो, तो हाँ ये गुड्स, गोल्ड, इन्वेंट्री, ये सब बिल्डिंग, ये सब फाइनेंशियल एसेट नहीं है, जो दे के रखा है वही फाइनेंशियल एसेट है। जहाँ पे कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अभी कैश या अनदर फाइनेंशियल एसेट ऑफ अदर एंटिटी, और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी अंडर फेवरेबल टर्म। इसमें भी राइट टू रिसीव गुड्स या राइट टू यूज़ जो है ये नहीं आते, ये फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते, राइट। फिर एक पॉइंट आता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हम समझते हैं। देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले अभी हमने बात करी थी कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जहाँ पे हम वो राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी अंडर फेवरेबल टर्म्स, वो तो हमने देखा ही देखा। कॉल और पुट ऑप्शन के लिए आपको ये वाला भी पॉइंट ऐड करना पड़ेगा कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी है। मतलब कॉल और पुट ऑप्शन जो है वो दोनों केस में फाइनेंशियल एसेट हो सकते हैं, एक तो राइट टू एक्सचेंज और एक इधर जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि कॉल और पुट ऑप्शन अपना डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है या लायबिलिटी है फ्रॉम द टाइम द एंटिटी बिकम अ पार्टी। जब एंटिटी बन जाता है ना पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो तब से ही फाइनेंशियल एसेट है, लायबिलिटी है, क्योंकि तब से ही राइट आ जाता है, तब से ही प्रीमियम आ जाता है हमको, या प्रीमियम हम दे देते हैं। और चलो वो तो छोड़ो, हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया ना, तो जैसे ही हम पार्टी हो गए कॉन्ट्रैक्ट के, तब इधर फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब ऐसा है कि फॉलोइंग ऑप्शन डेरिवेटिव है कि नहीं, या फॉलोइंग चीज़ें जो है डेरिवेटिव है कि नहीं, तो फॉलोइंग ऑप्शन डेरिवेटिव है कि नहीं है वो डिपेंड करता है अगर वो ये सारी कंडीशन, ऑल दी कंडीशन सेटिस्फाई करें। सबसे पहले आप डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये पता होगा कि उसकी जो वैल्यू है चेंज विद दी चेंज इन द वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन सम वेरिएबल, ठीक है। वो वेरिएबल फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। अगर वो नॉन फाइनेंशियल है तो वो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए टू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक तो होता है फाइनेंशियल वेरिएबल, नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल, और अगर वो नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल है तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। चलो ये वेरिएबल, ये इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। इसमें इनिशियल और नेट इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल या जो है बहुत ही लिटिल नेट इन्वेस्टमेंट लगता है, एंड जो है वो सेट होता है या सेटल होता है फ्यूचर डेट पे, जिसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। तो जिसकी वैल्यू चेंज विद द चेंज इन द वेरिएबल, एंड नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल है तो इट शुड बी नॉट स्पेसिफिक टू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट रिक्वायर लिटिल और नेट इन्वेस्टमेंट, एंड में जो है ये सेटल होता है फ्यूचर डेट जिस पे कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, राइट। अब हमने ये पॉइंट पढ़ लिए, हमको ये पॉइंट बचा है। ये क्या पॉइंट है? कॉन्ट्रैक्ट डेट सेटल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होगा ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, मतलब कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है, हमको कुछ मिल रहा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, सामने वाला अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट डेट इज सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और पॉइंट ये है कि जो सेटलमेंट हो रहा है ना वो नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है, मतलब कि नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट फॉर विच एंटिटी रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एक तो सेटल हो रहा है ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल हो रहा है, नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है जहाँ पे वो जो है एंटिटी रिसीव करेगा वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एंटिटी डिलीवर नहीं करेगा, एंटिटी रिसीव करेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट है। तो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, और ये जो सेटलमेंट है वो नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है जहाँ पे एंटिटी रिसीव करेंगे ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो डेट विल बी सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अभी जो ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, ये सेटलमेंट एक तो नॉन डेरिवेटिव है और ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी वेरिएबल नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है।
तो यही था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है सेटल होगा ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, वो सेटलमेंट फिजिकल सेटलमेंट है, और जो है वो वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी नहीं मिलेगी वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी मिलेंगी, फिक्स नहीं मिलेंगी, राइट। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल एसेट। अब फाइनेंशियल एसेट को देखते हुए हम जो है सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। पॉइंट ये आता है कि जो मैंने आपको बोला था कि जब ऑप्शन का क्वेश्चन है तो आपको ये भी बताना है कि देखो आप एक्सचेंज कर सकते हो अनफेवरेबल टर्म्स या अनफेवरेबल टर्म जैसा भी है, और साथ ही साथ आपको वो नीचे वाला पॉइंट जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि क्या बिल्डिंग है फाइनेंशियल एसेट, तो बिल्डिंग नहीं है। रिसीवेबल राइट टू रिसीव कैश है, इन्वेंट्री नहीं है। एडवांस टैक्स, अब एडवांस टैक्स बना है तो हमको राइट टू रिसीव कैश देखा जाए तो रिफंड हमको मिलने वाला है, पर पॉइंट ये आ जाता है इसके लिए एज 22 है, इंड एज 12 है, हम उधर पढ़ेंगे, राइट। लोन रिसीवेबल राइट टू रिसीव कैश। रेंट इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट दे दिया, राइट, अब वो रिफंडेबल है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का इतने करें, रेंट एडवांस में दे दिया कि कल को जब तुम यूज़ करोगे तो उसमें से कट जाएगा, तो ये राइट टू यूज़, ठीक है, राइट टू यूज़ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है, राइट टू रिसीव कैश, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, कैपिटल WIP नहीं है। इन्वेस्टमेंट करो डिवेंचर या बॉन्ड में तो राइट टू रिसीव कैश। गोल्ड नहीं, गोल्ड बॉन्ड करो तो भी हाँ, क्योंकि राइट टू रिसीव कैश। लीज पर एसेट दे दी है तो राइट टू रिसीव लीज रेंटल, हाँ। फिर ये हो गया हमारा पॉइंट। अब देखो हमने फाइनेंशियल एसेट पढ़ लिया, अब हम जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी देखते हैं। फाइनेंशियल एसेट में हमने कैश बैंक देखा था, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर देखा था, राइट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर देखा था, राइट। अब इसका उल्टा करोगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी फाइनेंशियल एसेट का उल्टा ही होगा, ठीक है। तो उसमें भी देखो कैश बैंक का उल्टा तो कुछ होने से रहा, ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, इसका भी रिवर्स होने से रहा। पर हाँ, एक का रिवर्स हो सकता है, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था टू रिसीव एंड टू एक्सचेंज, इधर है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिसीव तो होगा नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज, इधर एक्सचेंज होगा फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी इन अनफेवरेबल टर्म, और जो है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, कि आपको जो है कैश डिलीवर करना पड़ेगा या कोई से एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपको डिलीवर करने पड़ेंगे। अब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश किस तरीके से हो सकता है कि आपने जो है आपने डिबेंचर इशू करे, अब आपको पैसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको रिडेम्पशन पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। एक है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अनदर फाइनेंशियल एसेट ऑफ एनी एंटिटी, राइट। चलो फिर एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, वो तो है ही है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होगा ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, जहाँ पे वो वेरिएबल ये जो सेटलमेंट होगा वो नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट होगा और वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। ये था। इधर है कॉन्ट्रैक्ट दैट विल सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है, और एंटिटी रिसीव नहीं करेगा, डिलीवर करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, डिलीवर करेगा, राइट। तो इस तरीके से फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन ओवर होती है, कुछ इतना खास था नहीं, बस एसेट का पूरा उल्टा था। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी टू एक्सचेंज इन अनफेवरेबल टर्म, इन द सेंस वो ऐसा है कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जहाँ पे जैसे कि लोन में आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, तो लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो सामने वाले ने बोला, बैंक बोल रही कि तुम सेटल कर दो लोन, ये 3-4 साल बाद तुम ये या 1-2 साल बाद सेटल कर दो, तुमसे लोन का पेमेंट तो नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में हो सकता है कि सेटलमेंट जो है वो कम पे होना हो पर वो ज़्यादा पे सेटल हुआ, या जो भी सिचुएशन है। बैंक की पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि मेरे को ज़्यादा पे सेटल करना था पर बैंक ने बोल दिया कि चलो कम पे ही सेटल करो, तो ऐसे केस में जो है बैंक के लिए तो फाइनेंशियल एसेट था, राइट टू रिसीव कैश था, पर वो अनफेवरेबल टर्म्स में सेटल हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब जैसे होता है प्रपोज डिविडेंड में भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, तो ऐसे केस में वो भी जो है आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स इधर आने से रहा, क्योंकि वो तो जो है टैक्सेशन वाले एस्पेक्ट में कवर है, डिबेंचर इशू करा तो आपको पे करना पड़ेगा। आपने एडवांस पेमेंट कुछ रिसीव करा है, अब देखो आपने एडवांस पेमेंट रिसीव करा है, किसी ने आपको एडवांस से पेमेंट कर दिया, अब आप जो है उसको गुड्स डिलीवर करोगे। अब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश अनदर इक्विटी अनदर फाइनेंशियल एसेट ऑफ एनी एंटिटी, ये सब हमने देखा। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स नहीं देखा हमने। तो अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, आपको गुड्स देने पड़ेंगे। पर अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है और आप बोल रहे हो कि मैं गुड्स तो डिलीवर नहीं करूँगा, ले पैसे वापस, तो ऐसे केस में
ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है, राइट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे इक्विटी का भी कंपोनेंट है और लायबिलिटी का भी जो है डेब्ट का भी कंपोनेंट है, राइट। चलो अब प्रेफरेंस शेयर समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर ही अच्छे खासे क्वेश्चन है, हम वो उसको देखते हैं, ठीक है। और ये ही डिबेटेबल अभी आएगा, ये टॉपिक अभी डिबेटेबल है, वो आएगा, राइट। सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर, राइट। रिडेम्पशन पे पैसे तो देने पड़ेंगे, तो ये आपकी हो गई फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब सोचो अगर ये इररिडीमेबल होते तो अब इररिडीमेबल है तो आप रिडेम्पशन तो होगा नहीं, पर डिविडेंड की अगर बात करें तो अगर डिविडेंड अगर एक्यूमुलेट होता है तो ऑब्लिगेशन तो है नहीं डिलीवर कैश, क्योंकि आप एक्यूमुलेट कर रहे हो तो ऐसे केस में वो इक्विटी हो जाएगा। पर ऐसे केस में अगर एक्यूमुलेट नहीं होता है, राइट। अब आती बात इक्विटी की। हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी देखा, अब हम इक्विटी देखते हैं, ठीक है। इक्विटी देखो अभी हमने पढ़ा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट है, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी है। हमने फाइनेंशियल एसेट समझा, फाइनेंशियल लायबिलिटी समझा, अब हम इक्विटी समझ रहे हैं। इक्विटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है कोई डिलीवर करने की, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है कुछ देने का, उसका तो नेट एसेट में रेसिडुअल इंटरेस्ट है। इनफैक्ट इंटरेस्ट भी जो है नेट एसेट में वो रेसिडुअल है, मतलब सबको पेमेंट होने के बाद इनको पेमेंट होगा। तो उनकी तरफ से ना तो वो क्लेम कर सकते हैं, उनका नेट एसेट में रेसिडुअल इंटरेस्ट है, और इनफैक्ट हमारी तरफ से हम बोले तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है देना, ना तो वो क्लेम कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट है होगा भी तो रेसिडुअल होगा, क्लेम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इक्विटी के एग्जाम्पल्स में आएंगे, राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने देखा, ठीक है, पर वो नॉन पुटेबल है। अभी पुटेबल क्या होता है अभी हम वो देखेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल नॉन पुटेबल, ऑब्वियस सी बात है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल, देखो रिडीमेबल है तो वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, पर अगर इररिडीमेबल है तो आपके लिए जो है अगर डिविडेंड वही एक्यूमुलेटिव है, राइट। डिविडेंड पर अगर पे होगा तो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है ये अपने देखा। परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें भी इंटरेस्ट पे करना रहेगा तो वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अदरवाइज वो जो है प्रिंसिपल वो आपके लिए इक्विटी है। कंपलसरी कन्वर्टिबल है, अब जब कंपलसरी कन्वर्टिबल है तो ठीक है भैया, फिर द कन्वर्टिबल बोला है कंपलसरी, ऐसा नहीं कि बोल दिया बस कन्वर्टिबल, भाई तुमको कंपलसरी कन्वर्ट करना है तो वो इक्विटी है। अगर सिर्फ कन्वर्टिबल बोलते तो तुम्हारे ऑप्शन पे था, तो ऐसे केस में जब पता है एक हिंट मिलती कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो फिर तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। पर कंपलसरी है तो ऐसे केस में इक्विटी है। फिर ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिबेंचर जो मैंने आपको बोला था, शेयर वारंट, तो शेयर वारंट जो है वो हमारा इक्विटी में आएगा। ये सब देखते हुए अब हम जो है कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे। देखो जो डिस्कशन है वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट पे, प्रेफरेंस शेयर पे अच्छा खासा होगा। तो मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक बताया है, इस बेसिक को वापस पढ़ा जाएगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इक्विटी में इररिडीमेबल और नॉन पुटेबल, मैंने क्या बोला था, नॉन पुटेबल, इररिडीमेबल और नॉन पुटेबल, जो रिडीम नहीं हो सकते, जो नॉन पुटेबल है, ठीक है, ये आता है, वो आता है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से डिबेंचर, बॉन्ड, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्ट होंगे फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर में, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर में, और जिसका कंसीडरेशन भी फिक्स है, हर शेयर का कंसीडरेशन फिक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम आपको पे करेंगे और पे करेंगे तो 10 लाख आपको पे करेंगे क्योंकि आपको 10 लाख चाहिए, और 10 लाख हम पे करेंगे ना एज पर दी पेमेंट के टाइम पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना उसके हिसाब से हम आपको उतने डिवेंचर दे देंगे, जो भी उतने के हिसाब से हम आपको जो है शेयर दे देंगे। तो ऐसे केस में इन टोटलिटी कंसीडरेशन भले फिक्स होगा, ठीक है, पर शेयर का कंसीडरेशन फिक्स नहीं है। शेयर का कंसीडरेशन क्या होगा, क्योंकि आपने बोल दिया फेयर मार्केट वैल्यू, तो नंबर भी फिक्स नहीं है। तो हमें तो फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर और फिक्स्ड शेयर का अमाउंट पर्टिकुलर वो होना चाहिए। तो हमको इस तरीके से नहीं चलेगा कि कंसीडरेशन जो है मार्केट वैल्यू से अफेक्ट हो रहा है, जो भी है। मैंने अभी नॉन पुटेबल की बात करी, मैंने अभी ये बोला कि फिक्स फॉर फिक्स। अब पॉइंट ये है कि पुटेबल इक्विटी शेयर क्या होते हैं। पुटेबल इक्विटी शेयर तो वैसे इक्विटी नहीं होते हैं, पर कुछ कंडीशन में ये इक्विटी हो जाते हैं, अभी हम वो देखेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट है जिनका पेमेंट लिक्विडेशन पे ही होता है, तो ऐसे केस में जब लिक्विडेशन पे ही तुम्हारा पेमेंट हो रहा है तो एक तरीके से जो है कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट है वो लिक्विडेशन पे होगा, और लिक्विडेशन पे पेमेंट होगा तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी रेसिडुअल इंटरेस्ट है, आप क्लेम भी नहीं कर सकते, लिक्विडेशन पे ही पेमेंट होगा।
तो ऐसे केस में जो है वो पुटेबल ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये भी जो है इक्विटी शेयर हो जाते हैं। चलो ठीक है, अब देखो समझो, मैंने अभी जो भी बॉक्स बना के रखे, जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने अभी तक वो उसको रीड नहीं करा है, क्योंकि हम वो जो है क्वेश्चन के साथ देखेंगे। पॉइंट ये है कि मैंने आपको रिडीमेबल इरिडीमेबल का फंडा बता दिया, नॉन पुटेबल बताया है कि नॉन पुटेबल होते हैं और पुटेबल होते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, वो इक्विटी हो जाते हैं। चलो वो तो ठीक है। स्कोप से क्या बाहर है? सबसे पहले फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्कोप से क्या बाहर है, जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आएंगे ही नहीं, भले वो लगते होंगे पर फिर भी वो नहीं आएंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो इसका निमोनिक है सेबी में इससे शेयर बेस्ड पेमेंट, ई से एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ई से एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो पेबल है, बी से है जो बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट, बी क्या हम सी भी कर लेते हैं कि सी में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, और आई से है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये सब नहीं आते, राइट, ये सब नहीं आते, स्कोप से बाहर है। कुछ मैं आपको सेटलमेंट चार्ट बताऊं तो सेटलमेंट चार्ट में वही है कि कंसीडरेशन अगर फिक्स है, नंबर ऑफ ओन इक्विटी शेयर फिक्स है, इक्विटी है, कोई सा भी एक वेरिएबल हो, ठीक है, कंसीडरेशन में या ओन इक्विटी शेयर में कोई सा भी एक वेरिएबल हो तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है, इसलिए इसको हटाओ। मैं इधर बात कर रहा हूँ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट की। तो देखो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट में आप राइट कर सकते हो, राइट टू डिमांड कैश बैक, ठीक है। तो जब आप कैश बैक डिमांड कर सकते हो तो सामने वाले के लिए ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, तो ऐसे केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। और आप डिमांड कर सकते हो तो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है। पर मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी वाला टर्म समझा रहा हूँ कि क्यों ये इक्विटी नहीं हो गया, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि ऑब्लिगेशन टू डिलीवर आ जाता है ना। इक्विटी में तो कुछ क्लेम ही नहीं करता सामने वाला, इंटरेस्ट भी नेट रेसिडुअल इंटरेस्ट ही है, राइट। तो देखो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो इक्विटी कब होते हैं, जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 कंडीशन है। जैसे कि पहला, राइट टू रिसीव कैश, ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है, पर वो इधर लिखा हुआ है कि आप कैश डिमांड कर सकते हो, है ना, या अदर ऐसे डिमांड कर सकते हो, तो ऐसे केस में तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है। पर अब पॉइंट ये है कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ एक्सेप्शन है कि अगर ये सिचुएशन पूरी हुई, ये सारी कंडीशन पूरी हुई, तो जाके जो है ये पुटेबल होकर भी इक्विटी हो जाएगा। जैसे कि आपने बोला राइट टू डिमांड कैश, तो ठीक है, हाँ राइट टू डिमांड कैश, पर ये बोल रहे हैं कि जो तुमको कैश मिलेगा ना वो प्रो रेटा बेसिस पे होगा, वो प्रो रेटा शेयर ऑफ रेसिडुअल एसेट होगा। तो देखो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि आपको राइट तो है, राइट टू रिसीव कैश, पर वो प्रो रेटा बेसिस पे आपको कैश मिलेगा, पर वो प्रो रेटा क्या लिखा हुआ है कि प्रो रेटा शेयर ऑफ द रेसिडुअल एसेट, कि रेसिडुअल एसेट में आपको प्रो रेटा मिलेगा। अब आपको कितना मिलेगा देखो उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर जो रेसिडुअल एसेट है उसमें आपको प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगा। तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे ऐसा बोल दिया था कि आपको प्रो रेटा बेसिस पे मिलता रहा है ऑफ द रेसिडुअल एसेट, पर आपको जो है कैप जो है वो 10 लाख की। तो भैया ये कौन सा बात हुई, प्रो रेटा मिल रहा है तो कैप लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो ये लिखा हुआ है कि प्रो रेटा में बिना कैप लिमिट के, ठीक है, और रेसिडुअल एसेट में आपको लिक्विडेशन के दौरान मिल रहा है। तो एक हो गया प्रो। फिर मैं बोल रहा हूँ सब इंस्पेक्टर, देखो प्रो सब इंस्पेक्टर, देखो सब इंस्पेक्टर बहुत ही प्रो है, ठीक है, तो मैंने बोला प्रो सब इंस्पेक्टर। अब सब का मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट, उसका जो राइट है वो सबऑर्डिनेट है, ठीक है, वो इक्वली इंटाइटल्ड नहीं है। क्वेश्चन में आएगा इक्वली इंटाइटल्ड, ना इक्वली इंटाइटल्ड नहीं है, उसका क्लेम सबऑर्डिनेट है, राइट इज सबऑर्डिनेट। इसकी रैंक एकदम लास्ट में, टू ऑल अदर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सारे क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हटा के या टू सारे क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए उसका रैंक बहुत ही सबऑर्डिनेट है, सब लास्ट में। तो प्रो सब इंस्पेक्टर आई से स्टार्ट होता है, तो आई कोई आइडेंटिकल फीचर नहीं है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट होकर भी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के आइडेंटिकल फीचर नहीं है, तो मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे बोल दूँ। एक होता है प्रो रेटा शेयर, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लेम, और आई आइडेंटिकल फीचर कुछ है ही नहीं। नो वेरिएबल बट फिक्स रिटर्न है। नो वेरिएबल मतलब कि उसको कोई वेरिएबल शेयर नहीं मिलेंगे। नो राइट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, नो वेरिएबल, कोई वेरिएबल शेयर नहीं मिलेंगे, ठीक है। नो राइट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, नो वेरिएबल मतलब फिक्स शेयर मिलेंगे, तो कोई वेरिएबल शेयर नहीं मिलेंगे। और रिटर्न फिक्स रिटर्न है, नो वेरिएबल बल्कि फिक्स्ड, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है बट फिक्स्ड। और रिटर्न की बात करें तो जो रिटर्न है वो रिटर्न P&L के बेसिस पे, चेंज इन नेट एसेट के बेसिस पे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट के बेसिस पे है, ठीक है।
तो कोई वेरिएबल नंबर ऑफ़ शेयर नहीं मिलने वाले, कैश नहीं मिलने वाला, और जो है इंडेक्स प्राइस के बेसिस पे कुछ नहीं मिलने वाला। रिटर्न जो है वो P&L बेसिस पे नेट एसेट, चेंज इन नेट एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, इस बेसिस पे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, प्रो रेटा, सबऑर्डिनेट क्लेम, आइडेंटिकल फीचर नहीं है, कोई वेरिएबल रिटर्न नहीं है, ठीक है, और फिक्स्ड, नो वेरिएबल बल्कि फिक्स्ड रिटर्न है, ठीक है। और रिटर्न जो है वो P&L बेसिस पे है, चेंज इन नेट एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, इस बेसिस पे है। तो इस तरीके से हमने पुटेबल इंस्ट्रूमेंट देखा, राइट। अब जो है हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो इंडेस है वो नहीं लगते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक छोटी सी बात कि अगर मैंने किसी चीज़ डेरिवेटिव में डिलीवरी नहीं होती, सेटलमेंट फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, तो अगर बोल के रखा है कि मैंने डिलीवरी ली कॉपर की, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने पास रखा और मैंने सेल करा, तो ये डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि एक तरीके से फिजिकल डिलीवरी तो हुई थी, ठीक है। अब देखो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जहाँ पे कोई नेटिंग नहीं होती, जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी ही होती है, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो डेरिवेटिव नहीं होता है, ठीक है। और इनफैक्ट उसको भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं अगर आपने थोड़ी देर के लिए ही अपने पास रखा हो, ठीक है, तो उसको भी डेरिवेटिव ही बोलते हैं। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होते हैं फिजिकल डिलीवरी से, उसको अपन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। तो देखो हमने फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, हमने इक्विटी देखा, ठीक है, हमने पुटेबल इंस्ट्रूमेंट देखा, क्योंकि इक्विटी में आया था कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है, पर कुछ केस में कुछ कंडीशन पूरी करो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी हो जाते हैं। चलो ठीक है, कुछ प्रेफरेंस शेयर के एग्जाम्पल थे। अभी तक तो हमने सिर्फ यही देखा था कि अगर रिडीमेबल है तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल लायबिलिटी, पर इररिडीमेबल है तो डिविडेंड देख लो, एक्यूमुलेटेड है, अनएक्यूमुलेटेड है। एक्यूमुलेटेड है तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी है, अदरवाइज डिविडेंड के केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी है और प्रिंसिपल के केस में इक्विटी है। कन्वर्टेबल और कंपलसरी कन्वर्टेबल में मैं आपको बता दूँ कि कन्वर्टेबल में वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है, पर कंपलसरी होता है तो कंपलसरी होना ही है, तो वो लायबिलिटी है ही नहीं, वो तो इक्विटी है, तो ऐसे केस में वो इक्विटी हो जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन करते हैं। वो प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब एक बार हम जो है पीएम के क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए अब हम जो है पीएम के क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, राइट। तो देखो हमने अगर देखा जाए तो हमने ये पॉइंट पढ़ा, ये पॉइंट सारे पढ़े, ठीक है, हमने जो है पर्टिकुलर ये पॉइंट भी सारा देखा। अब इधर कुछ पॉइंट आते हैं, हाँ इधर कुछ पॉइंट आता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। बाकी ये तो हमने देख लिया, राइट। चलो साथ ही साथ हमने ये भी ओपन करके रखा है ताकि जो है रिलेटेबिलिटी बन जाए, राइट।